नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और उन वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के द्वारा अंशों का। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अर्थ को। कंपनी के द्वारा अंशों के स्वयं क्रय करने से तात्पर्य पुनर्अधिग्रहण से है। इसके द्वारा कंपनी निवेशकर्ताओं के द्वारा कंपनी में निवेश की गई धनराशि को उन्हें वापस करती है। यानी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि पुनर्अधिग्रहण होता है। इसमें जो भी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं किसी भी शेयर होल्डर्स को, वो शेयर्स क्या करती है, कंपनी वापस ले लेती है और उन शेयर्स के बदले में जो कंपनी ने पैसे लिए थे उनको इशू करने के बदले में उन पैसों को जो भी अंशधारी होंगे उनको वापस कर देगी। यानी शेयर ले लेगी जो दिया गया था और पैसे उनको वापस दे देगी। कंपनी अधिनियम की धारा 68 से लेकर 70 तक अंशों के स्वयं क्रय करने का वर्णन किया गया है। यानी इन धाराओं में कंपनी कैसे अपने अंशों का क्रय करती है, इनका वर्णन है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी धाराओं को पढ़ लेते हैं जो कि इसी में हमारे आंसर छुपे हुए हैं। कंपनी के स्वयं अंशों को क्रय करने की शक्तियां सेक्शन 68 यानी सेक्शन 68 में दी गई है, धारा 68 में बात की गई है। पहला, स्वयं के अंशों को क्रय करने के स्रोत, यानी कोई भी कंपनी जब अपनी अंशों को क्रय करेगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, जो भी शेयर होल्डर्स होंगे। तो उनको अगर कंपनी पैसे देती है तो पैसे वो कहाँ से लाएगी, स्रोत कौन कौन से होंगे उसको हम लोग जान लेते हैं इसमें। पहला, मुक्त संचय कोष। दूसरा, सुरक्षा प्रीमियम खाता। तीसरा, अन्य कृषि प्रतिभूतियों के विक्रय से एकत्रित धनराशि। ये जो 3 स्रोत हैं, इन 3 स्रोतों से कंपनी क्या करेगी, पैसे को उठाएगी और जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको दे देगी और अपना शेयर वापस ले लेगी। दूसरा, स्वयं के अंशों को क्रय करने की शर्तें। अगर कंपनी अपने स्वयं के अंशों को क्रय करती है तो कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं उसको हम लोग जानते हैं। इसमें पहला है पार्षद अंतर्नियम से अनुमति। यानी जो पार्षद अंतर्नियम है, जो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है, उससे हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पास करने की अनुमति। यानी जो हमारी सामान्य सभा है उसमें हम क्या करेंगे, विशेष प्रस्ताव पास करेंगे। तीसरा, प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचय कोष का 25% या उससे अधिक अंशों का क्रय। यानी किसी भी वित्तीय वर्ष में 25% से अधिक क्रय नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। यानी अगर कोई भी कंपनी अपने अंशों को क्रय कर रही है तो जो उसकी प्रदत्त शेयर कैपिटल है, प्रदत्त पूंजी है, उस प्रदत्त पूंजी के केवल 25% तक ही कंपनी अपने अंशों को क्रय कर सकती है। अंशों के स्वयं क्रय करने के बाद कंपनी का कुल कर्ज कंपनी के कुल प्रदत्त पूंजी और उसके संचय कोष के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर कंपनी अपने क्या करती है, अपने अंश को क्रय करती है तो अंश जब आदमी कंपनी ने क्रय कर लिया तो कंपनी के पास जब अंश क्रय करेगी तो कंपनी के पास से जो पैसे होंगे वो तो जाएंगे। तो जब ये कंडीशंस होगा तो उस समय जो कंपनी की प्रदत्त पूंजी है, यानी जो कुल प्रदत्त पूंजी है और जो कुल संचय कोष है, उसके पास जो रिजर्व्स हैं, वे रिजर्व्स क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट होने चाहिए एक तरीके से जो कंपनी का कुल कर्ज है। कंपनी का कुल कर्ज कुल प्रदत्त पूंजी और रिजर्व से 2 गुना या उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला, कंपनी के द्वारा स्वयं के अंशों को क्रय करने से पूर्व सभी अंश पूरी तरह से भुगतान किए जाने चाहिए। यानी अगर कोई भी कंपनी अपने किसी अंश को क्रय करती है तो जो भी अंश कंपनी क्रय कर रही है उसका भुगतान उसको पहले मिल गया हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी जब किसी भी शेयर्स को मंगाती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया, फाइनल कॉल का पैसा आया। तो इस तरीके से जो कॉल वगैरह कंपनी मांगती है उसका भी पूरा भुगतान होना चाहिए, तभी कंपनी उस अंश को क्या करेगी, क्रय कर पाएगी। वरना जो भी पूरी तरह से भुगतान नहीं किए गए अंश नहीं है उनको कंपनी क्रय नहीं कर सकती है। अगला, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी के द्वारा स्वयं क्रय किए जाने वाले अंश किसी न किसी प्रतिष्ठित शेयर मार्केट में पंजीकृत होने चाहिए। यानी सेबी कहती है कि अगर
जो भी अंश क्रय किए जाते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, वे शेयर्स यानी वे अंश देश के किसी न किसी प्रतिष्ठित शेयर मार्केट में रजिस्टर होने चाहिए। यानी जो मेरी NSE है, BSE है, इन दोनों में क्या होने चाहिए? रजिस्टर्ड होने चाहिए। तीसरा, स्वयं के अंशों को क्रय करने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। विशेष प्रस्ताव पास करने के लिए सभा होने की दशा में भेजे जाने वाले व्याख्यात्मक विवरण में निम्न बातें होनी चाहिए। यानी अगर कंपनी अपने अंशों को क्रय करेगी तो क्या करना पड़ेगा? उसको विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तो अगर विशेष प्रस्ताव पारित होगा तो कुछ लेटर्स भेजे जाएंगे, तो उनमें कुछ व्याख्यात्मक विवरण होंगे। उनमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सभी तथ्यों का संपूर्ण प्रकटीकरण, यानी कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कंपनी का एसेट्स कितना है, क्या कंपनी सभी कॉल मंगा लिए हैं, कंपनी की प्रदत्त पूंजी कितनी है, कंपनी का कर्ज कितना है, कंपनी का संचय कोष कितना है, ये सारी बातें हमें उस स्टेटमेंट में रखनी होती हैं जो विशेष प्रस्ताव में पारित किए जाते हैं। अंशों की क्रय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता, हम ये देखते हैं कि अंशों को क्रय जो हम करना चाहते हैं, जिन अंशों को, उसके लिए हमारे पास क्या पूंजी है। जिस वर्ग या समूह के अंश को क्रय की प्रक्रिया के दौरान खरीदा जा रहा है उसका विवरण, यानी किस कैटेगरी के अंश को हम लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका वर्णन उसमें दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा अंशों को क्रय करने के लिए विनिवेशित धनराशि का वर्णन होना चाहिए। चौथा, अंशों को क्रय करने की समय सीमा। अब अंशों को क्रय करने की समय सीमा क्या होती है, इसको हम लोग चौथे हेडिंग में जान लेते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 68(4) के अनुसार कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास होने के बाद कंपनी को प्रस्ताव पास होने की तिथि से 12 महीनों के अंदर अपने अंशों को क्रय कर लेना है। यानी अगर कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करती है साधारण सभा में, तो उस कंडीशन में विशेष प्रस्ताव पारित होने के बाद से कंपनी क्या करेगी, उस जो भी शेयर्स होंगे उनको 12 महीने के अंदर खरीद लेगी। पांचवा, किन किन प्रतिभूतियों का क्रय होगा, यानी कौन कौन सी प्रतिभूतियां हम लोग क्रय कर सकते हैं उसको यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। अंशधारियों के पास उपलब्ध अंशों को आनुपातिक आधार पर हम लोग क्रय कर सकते हैं। खुले बाजार से यानी ओपन मार्केट से हम लोग खरीद सकते हैं। कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो भी स्टॉक विकल्प या श्वेत समता अंश जारी किए होंगे उनको क्या कर सकती है, कंपनी खरीद सकती है। छठवां, शोधन क्षमता की घोषणा। कंपनी की शोधन क्षमता क्या है, उसकी घोषणा कंपनी को करनी पड़ेगी जब कंपनी क्या करेगी, अंशों को क्रय करेगी तो। सातवां, प्रतिभूतियों का विनाश। क्रय प्रक्रिया के पूरा होने की तिथि से 8 दिन के अंदर भौतिक तौर पर प्रतिभूतियों को नष्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई भी शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो उन सारी चीज़ों को कंपनी क्या करेगी, जब उनको क्रय करेगी तो क्रय करने के 8 दिन के भीतर उनको नष्ट कर दिया जाएगा। आठवां, पेनाल्टी। धारा 68(11) के अनुसार जुर्माना। कोई भी डिफॉल्ट होता है तो कंपनी को जुर्माना क्या लगता है, कम से कम 1 लाख अधिकतम 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है जुर्माना। पदाधिकारी पर, यानी कोई भी अगर डायरेक्टर्स है या कोई भी और रेस्पेक्टिव पर्सन है जिसके द्वारा गलतियां होती हैं, जिसने गलती की हुई है, फ्रॉड में पकड़ा गया है, तो क्या होगा, उस अधिकारी पर 1 लाख से कम नहीं लेकिन 3 लाख तक जो भी जुर्माना है बढ़ाया जा सकता है। अब आगे हम कुछ और बातों को ध्यान रखते हैं। कुछ धनराशियों का पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरण। कुछ धनराशियां होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग सेक्शन 69 में करते हैं। हस्तांतरित धनराशि। धारा 69(1) के अनुसार जब कंपनी स्वयं के अंशों को मुक्त संचय कोष या सुरक्षा प्रीमियम कोष से खरीदती है तो खरीदे गए अंश के अंकित मूल्य के बराबर धनराशि पूंजी संचय खाते को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी कभी भी कंपनी जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी जो हमारा प्रीमियम खाता है उससे पैसा निकालेगी या फिर पूंजी संचय खाते से पैसा निकालेगी, तो उन शेयर्स जो भी खरीदे जा रहे हैं तो उनके बराबर में क्या करेगी कंपनी, पूंजी संचय खाते में पैसा डाल देगी। ऐसे अंतरण के विवरणों को आर्थिक चिट्ठे या स्थिति विवरणों में
प्रस्तुत किया जाएगा। यानी जब कभी कंपनी का पीएल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, तो उसमें क्या करेंगे, हम इन बातों को दर्शाएंगे। अगला, पूंजी शोधन संचय खाते का उपयोग क्या होता है। कंपनी पूंजी शोधन संचय खाते की धनराशि को अनिर्गमित अंशों के भुगतान में इस्तेमाल करती है और अपने सदस्यों को पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस अंशों के रूप में जारी करती है। अब देखते हैं कि अंशों के क्रय पर निषेध परिस्थितियां, यानी जो अंश के क्रय किए जाते हैं उस पर हम लोग क्या निषेध है, क्या नहीं करना है, इसकी व्याख्या हम लोग सेक्शन 70 यानी धारा 70 में करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 70 के अनुसार कंपनी के द्वारा स्वयं के अंशों को क्रय करने हेतु निम्न निषेध परिस्थितियां हो सकती हैं। इसमें क्या है, अब हम लोग उसको जान लेते हैं। किसी भी सहायक कंपनी के माध्यम से जिसमें उसकी स्वयं की सहायक कंपनी शामिल है, उसके माध्यम से कंपनी क्या करेगी, अपने स्वयं के अंशों को नहीं खरीद पाएगी। यानी अगर कोई सहायक कंपनी हमारी है, यानी मेरी कंपनी आशीष लिमिटेड है और मेरी सहायक कंपनी है भोलू लिमिटेड, तो मैं भोलू लिमिटेड से अपने शेयर्स को नहीं खरीद पाऊंगा। अगला, किसी निवेश कंपनी या किन्हीं निवेश करने वाली कंपनियों के समूह के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, क्रय नहीं कर पाएंगे अपनी संपत्ति को, अपने शेयर्स को। यदि कंपनी के द्वारा निम्न कार्यों में गलती हो जाती है, तो अगर कंपनी ऐसी गलती कर देती है कि शेयर्स को खरीद लेती है, तो क्या होता है। पहला, जमा की वापसी में ब्याज दर को लौटाने में। दूसरा, ऋण पत्रों या पूर्वाधिकार अंशों के विमोचन में। तीसरा, किसी अंशधारी के लाभांश के भुगतान में। चौथा, किसी वित्तीय संस्था या बैंक या किसी सावधि ऋण या उस पर देय भुगतान को चुकाने में भूल पे ये काम गलतियां सुधारी जा सकती हैं। गलती सुधार ली गई और 3 साल तक समय बीत गया, तब क्रय पर रोक नहीं है। यानी अगर कंपनी ने कुछ गलतियां की और उस गलती को सुधारने के बाद से 3 साल बीत गए, उसके बाद से कंपनी क्या कर सकती है, क्रय कर सकती है। उस 3 साल के दौरान कंपनी कभी भी अपनी शेयर्स को बाईबैक नहीं कर सकती, यानी क्रय नहीं कर सकती है। दूसरा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी कंपनी अपने अंशों को स्वयं क्रय नहीं कर सकती यदि निम्न प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है। वार्षिक रिपोर्ट, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अंशों को क्रय नहीं कर सकती अगर ये काम नहीं हुए हैं तो। दूसरा, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश के भुगतान का प्रकटीकरण, लाभांश के वितरण में चूक का दंड, और अंतिम है वित्तीय विवरण। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।